हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर 1 पूरा कंप्लीट करवा दिया है और प्रैक्टिस पेपर जो 2 है मैथ्स का, इसके 20 क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और जो डीओई ने सारे के सारे पेपर्स इशू किए हुए हैं और उनके क्वेश्चन भी और उनके आंसर भी सब इशू किए हुए हैं, है ना। तो अगर आपको नहीं पता तो आप वो भी सब देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और जो इसका पार्ट 1 है उसका भी आपको लिंक दे दिया जाएगा। और पार्ट 2 अब मैं इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। आज मैं सेक्शन बी करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, कोशिश करूँगा कि पूरे के पूरे जो 30 क्वेश्चन बचे हैं वो सारे के सारे आपको इसी वीडियो में मैं करवा दूँ। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं वह बिंदु, देखिए मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में करवाऊँगा। ठीक है, जहाँ मुझे लगेगा दोनों को अलग अलग करवाना है तो उस क्वेश्चन को अलग अलग करवाऊंगा। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। अब ध्यान सुनिए, ये कह रहा है, पहले हिंदी में सुनिए। वह बिंदु जो वाई अक्ष पर, वाई अक्ष को ऋणात्मक दिशा में 10 इकाई की दूरी पर स्थित है। ये कह रहा है एक ऐसा पॉइंट, इनमें से वो कौन सा है जो वाई एक्सिस पर है लेकिन 10 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में है वाई एक्सिस के। देखिए आप सबको पता है ना कि ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। तो ये कह रहा है नेगेटिव में। देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ना पॉजिटिव होता है, ठीक है, धनात्मक होता है, और नीचे वाले को ऋणात्मक कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। तो ये कह रहा है आपको 10 यूनिट नीचे जाना है। कितने यूनिट नीचे जाना है? 10 जाना है। तो जब आप 10 पहुँचोगे तो यहाँ पर माइनस का 10 होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर पॉइंट दे रखा है ना वो वाई का पॉइंट है, और आपको पता है पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। और जब भी लाइन पर कोई पॉइंट होता है तो उस पॉइंट की वैल्यू होती है, बाकी दूसरा वाला 0 होता है। मतलब कहने का ये है कि y की वैल्यू दे रखी है ना माइनस का 10, तो y की जगह तो माइनस 10 आ जाएगा और x की जगह 0 लिख देंगे। समझ में आ गई। ये याद रखना, जब भी लाइन पर पॉइंट होता है, अगर y पर पॉइंट है तो y पर क्या आएगा, वैल्यू आएगी, और x वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर x पर होता तो x की वैल्यू होती, y 0 हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। आपको क्लियर हो गया, अच्छे से हो गया होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं 22 पर। 22 जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है x और y की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एक लाइन बन रही है, हाँ या ना, और ये भी बता रखा है कि ये दोनों के दोनों जो है पैरेलल है। ठीक है, अभी हमें पैरेलल की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये हमें एक लाइन दे रखी है, और जब एक लाइन दी होती है उस पर कोई लाइन काट रही होती है तो दो कोण जब बन रहे होते हैं तो वो रेखीय युग्म कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं। और इसका टोटल 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 60 चले जाएंगे तो 120 आएगा। तो x तो 120 आ गया। अब देखिए ये भी तो एक लाइन बन रही है, बन रही है नहीं बन रही। जब ये भी एक लाइन बन रही है तो इसका भी टोटल कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो 180 होगा तो y प्लस 120 इजिकल टू में 180 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 120 हम घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। ये बहुत सिंपल था, आप बिना सोल्व किए कर सकते थे। ठीक है, तो y की वैल्यू बाद में है तो बाद में y को देखेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे। x पहले तो x को देखेंगे, तो x 120 निकला था, 120 निकला था, y जो है हमारा 60 निकला था, तो इसका आंसर a आ गया। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गई। एक दो बार दोबारा देखना होगा जिसका थोड़ा बेस कमज़ोर है। ठीक है, कोई बात नहीं, सीखोगे तभी आएगा। नेक्स्ट कह रहा है 23। ये कह रहा है मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या है। देखो हमेशा ये याद रखना, अगर कोई भी रेखा, इंग्लिश में बोल रहा है ओरिजिन से पास होने वाली लाइन कौन सी होगी, तो ध्यान रखना कोई भी ओरिजिन इसे कहा जाता है। ओरिजिन, ये जो बीच का पॉइंट है ना ये जो बीच का पॉइंट है ये ओरिजिन है। तो इससे कोई भी अगर लाइन जाएगी ना तो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी होगी, अचर पद की वैल्यू नहीं दी होगी। यहाँ पर देखो 1 लिखा है ना अचर पद, तो ये तो ओरिजिन से पास हो ही नहीं सकता। यहाँ -4 दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता, या -1 दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। आप ध्यान से देखिए जो थर्ड वाला है ना, इसमें x और y तो दे रखे हैं लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू 0 है। ठीक है, अचर पद की वैल्यू 0 है। ठीक है, या c की वैल्यू 0 है। आपको पता ना ऐसे इक्वेशन को लिखा जाता है ax by प्लस c इजिकल टू में 0। जब भी c नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, तो हमेशा याद रखना वो वाली इक्वेशन, वो वाला समीकरण हमेशा मूल बिंदु से निकलेगा। ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया।
ठीक है, कुछ चीज़ें शॉर्ट में भी याद रखो, बाकी आप इसे सोल्व करोगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। ठीक है, सोल्व करना आपको पता है ना, पहले एक्स की जगह रखो फिर वाई की जगह रखो। चलो आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन पर। 24 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ये कह रहा है यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन देख लो, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है, और एक लाइन का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, 5y प्लस 7y इजिकल टू में क्या लिखेंगे 180। क्यों लिखेंगे, लीनियर पेयर बन रहा है और दोनों y y है तो इसलिए जुड़ जाएंगे, तो कितने हो गए 12y हो गए। ठीक है, तो अब 12 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा y निकल जाएगा। तो 12 एकम 12 होता है, 6 से 12 पंजे 60 आ गया, 15 डिग्री आ गया। देखो हमारा अभी y निकला है, क्या निकला है, y निकला है। तो हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई। ठीक है, अब इसको 2-3 तरीके निकालने के, या तो आप एक ट्रायंगल का टोटल 180 डिग्री होता है उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अंदर वाले दोनों का टोटल बाहर वाले के बराबर होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, x पूछा गया है। ठीक है, तो मैं इसको निकालता हूँ 180 वाले से। तो देखो हमारा y जो है वो कितना निकला था, हमारा y निकला था 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री निकला था, तो 15 किस में मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 15 पंजे 75 आ गया। ठीक है, और y ये भी है, तो यहाँ पे 15 की मल्टीप्लाई करो, 15 से 45 हो गया, 15 से 45 हो गया। अब एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, 180 में इन दोनों को जोड़ो 70 और 40 कितना हो गया 110 और 5 पर 10 120 हो गया। तो 120 हम जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया ना एक्स निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, आप इन दोनों को टोटल इसके बराबर लिख लो। देखिए 3y यानी कि कितना हो गया 45, 15 से 45 हो गया, प्लस एक्स। तो मैंने क्या कहा, इन दोनों को बाहर वाले के बराबर होता है, तो यहाँ 15 सत्ते 105 हो गया, तो यहाँ पर 105 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 में प्लस का 45 माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर 60 डिग्री आ गया। देखो सेम आ रहा है ना। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरा मेन पर्पस केवल इन क्वेश्चन को कराना नहीं है, इसके आसपास की चीज़ों को कराना है ताकि आप क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आप कर पाएँ। अब ये कह रहा है 4x की वैल्यू निकालिए। देखो क्वेश्चन ध्यान से रखना, कह रहा है 4x निकालिए, x नहीं पूछा 4x पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता नहीं कि लाइन का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो पहले हम x निकाल लेंगे, मैं सीधा कर दूं। देखो 3x कितना होगा 6 और 6 और 4 कितना होगा 10। तो तीनों का टोटल किसके बराबर होगा 180 के होगा। अगर आप बड़ा करके लिखना चाहते हैं 3x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। तो 4 3 7, 7 और 3 10, तो 10x आ गया, आया ना 10x, तो हमने डायरेक्ट जोड़ लिया था। ठीक है, तो 180 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 को 10 से डिवाइड करा तो 18 आ गया। देखिए हमारे x निकला है, क्या निकला है x। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 4x। तो x को मतलब 18 निकला है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर इसके बीच में कोई साइन नहीं होता ना तो मल्टीप्लाई माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 18 चौक कितना होता है 72, मतलब 72, 18 4 जा 72। तो इसका ए आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर हो गई। इसका कितना था 60 था ना। ठीक है, और इसका कितना आ गया, ए आंसर आ गया। अब देखिए 26 क्वेश्चन, ये कह रहा है, देखो ऐसा क्वेश्चन हम जो पहला पेपर था ना, जो प्रैक्टिस पेपर, उसमें भी कर चुके हैं। तो ये कह रहा है वाई एक्सिस पर क्या वैल्यू निकलेगी। मैंने आपको बताया था जब हमें वाई एक्स की वैल्यू पर बोल रहा है कि कहाँ काटेगा, वाई एक्सिस ये वाला कहाँ काटेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर वाई एक्स पर हमें वैल्यू लेनी होती है तो हमें पता है एक्स 0 होगा। तो यार जब वाई एक्सिस पे बोलेगा तो एक्स 0 लिखेंगे, अगर एक्स एक्सिस बोलेगा तो वाई की जगह 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, एक्स 0 लिख दिया, प्लस 2y इजिकल टू में 2। तो 0 में कुछ भी जोड़ोगे तो वही आएगा 2, और ये जो मल्टीप्लाई में 2 दे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 2/2 इजिकल टू में y इजिकल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब हमारी y की वैल्यू 1 निकली है, और मैंने आपको पहले ही बताया था
कि y की वैल्यू बाद वाली होती है और x की वैल्यू पहले होती है। तो x तो हमने 0 लिया था, तो इसका आंसर कितना आ गया, C आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको अच्छे से। अब देखिए 27, देखिए 27 में बोला गया है कि जो निर्देशांक होते हैं ना, उसके बीच का जो कोण होता है वो कितने का बनता है। देखो कोऑर्डिनेट ये होते हैं, एक ये y एक्सिस और x एक्सिस, तो इनके बीच का ये जो एंगल है ना, ये कौन सा है, ये कितने कितने के एंगल बनते हैं, ये बनते हैं 90 डिग्री के। ये तो बहुत इजी था, ये तो ऐसे ही हो गया। अब आगे देखिए, समझ में आ गया। इंग्लिश में बोला गया था कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में 90 का बनता है। हिंदी में निर्देशांक अक्ष बोला था, तो ये 90 बनता है, 90 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज का आधार 12 है, ऊंचाई 8 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ना, उसका बेस 12 दे रखा है, हाइट 8 दे रखी है, तो उसका एरिया क्या होगा। देखिए जब भी हमें बेस और हाइट दिया होता है तो उसका फॉर्मूला हम लगाते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, हिंदी में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो बस हमें आधार या बेस कितना दे रखा है, 12, 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आधा कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में आधा कर देंगे, तो देखो काट भी सकते हो, 2 4 जा 8, 12 4 जा 48। ठीक है, 12 चौक 48 आ गया। समझ में आ गया आपको। याद रखना, जब भी बेस और हाइट दियो, आधार और ऊंचाई दियो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आधा कर लो। ठीक है, या जो 2 से डिवाइड कर दो, अभी दिखाया था ना, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहे वाई अगर इक्वल टू 12 किया है, तो इसे हमें 2 चरों में दिखाना है, हमें 2 वेरिएबल्स में दिखाना है। तो देखिए जब हमें 2 वेरिएबल्स में दिखाना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, ax by प्लस c इज इक्वल टू में 0, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax by इज इक्वल टू में c। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल में लिखा हुआ है, तो हम ये वाली चीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल है। y इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 5 दे रखा है, ये उतार लिया। अगर y के आगे कुछ भी ना लिखा हो तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और यहाँ पर x नहीं दे रखा ना, जो वेरिएबल नहीं दिया होता 0 लिख के वो लिख देते हैं। ये जो छोटा सा पॉइंट देख रहे हो ना अभी वाला, ये क्या है, मल्टीप्लाई को इंडिकेट करता है। जो पॉइंट देख रहे हो ना अपनी, ये मल्टीप्लाई को इंडिकेट करते हैं। याद रखना, हमें अगर x नहीं दिया होगा तो 0x लिखेंगे, अगर y नहीं दिया होता तो 0y लिख देते हैं। समझ में आ गया। तो अब आप मैच करो, ये किससे मिल रहा है, ये b से मिल रहा है, तो हमारा b इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको। ठीक है, 1-2 बार दोबारा देख लेना जिनका बेस कमज़ोर है, बाकी जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, जिनको जल्दी आ रहा है, वेल एंड गुड। और जो जिनका बेस कमज़ोर है वो अपने को कम मत समझें, क्योंकि आपने कम ध्यान दिया था पहले, अब ज़्यादा ध्यान दीजिए, अच्छे से हो जाएगा, अपने ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है, अब देखो ये कह रहे हैं एम और एन पैरेलल लाइन है, ये और ये पैरेलल लाइन है। देखो मैंने अच्छे से बताया था पिछले वाले पीरियडिक में, मतलब पिछले वाले प्रैक्टिस पेपर में, कि जब 2 लाइन पैरेलल होती है, समांतर होती है, कोई इसको काट के जारी होती है, तो ये लाइन के ऊपर वाले कोण के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो अब आप आंसर आराम से कर लेंगे। देखिए ये 60 का है ना, तो ये भी 60 का होगा नहीं होगा। अब आपके पास 2 तरीके हैं। मैंने आपको बताया था अंदर वालों का टोटल बाहर वाले के बराबर होता है, तो हम उसी तरीके से कर लेते हैं। y प्लस 25 इज इक्वल टू में 60, क्योंकि ये 60 है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 में से 25 हमने लेस कर दिया। ठीक है, तो 60 में से जब हमने 25 लेस करा तो हमारा कितना आ गया, 35। तो इसका बी आंसर आ गया। समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा समझ में। अब नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है अगर हम कलेक्शन करते हैं इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, कलेक्टेड फॉर पर्पस, और किसी उद्देश्य के लिए अगर हम उसे इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसे डाटा कहते हैं। किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई जानकारी के संग्रह को क्या कहा जाता है, आंकड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, आंकड़े मतलब डाटा। ये तो बहुत सिंपल था। अब देखिए 32,
ये कह रहा है, पहले हिंदी में सुनिए। यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं तक के शीर्ष लंब समान हो तो त्रिभुज है। तो ये आप तभी बता पाएंगे या तो आपको रटा हुआ है या आप फिगर बनाने में कामयाब हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। कह रहा है त्रिभुज बोल रहा है, बना लिया। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष, हमने एक शीर्ष ये ले लिया, एक शीर्ष ले लिया, ठीक है। तो सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली, जैसे हमने ये शीर्ष लिया तो इसके सामने वाली भुजा ये हुई, तो इस भुजा के सामने हमने लाइन बनाई और ये कितने का 90 डिग्री का बोल रहा है, शीर्ष लंब बोल रहा है। ऐसे ये वाली भुजा इसके साथ, ये वाला शीर्ष लंब है, शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा ये वाली है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये कह रहा है अगर ऐसी कोई फिगर बनती है तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो हमें ट्राइंगल दे रखा है, तो ये क्या कहलाएगा। जब भी बच्चों ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर होती है और 90 डिग्री का होता है ना, तो यहाँ पे हम सर्वांग सम नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और ये सिद्ध कर देते हैं कि ये दोनों लाइन जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसलिए इसे समद्विबाहु कहेंगे। समझ में आ गया। अब इंग्लिश में देखिए, ये कह रहा है कि एल्टीट्यूड फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज। देखिए आप ये तभी कर पाएंगे, ठीक है, जब आपको फिगर बनाने अच्छे से आए। तो पहले ट्राइंगल बोला, बना लिया, ठीक है। फिर इसने बोला दो वर्टिसेस ले लीजिए, एक वर्टिसेस ये वाला ले लिया, एक वर्टिसेस ये वाला ले लिया। तो ये कह रहा है उसके अपोजिट साइड पर आपको एल्टीट्यूड बनाना है। तो अगर ये वर्टिसेस ले रहा हूँ तो इसके अपोजिट साइड ये वाली है, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड बनाना है, यानी कि 90 डिग्री का बनाना, बना दिया। ऐसे ये वाला हमने क्या ले लिया, ये वाला वर्टिसेस ले लिया, तो इसके सामने अपोजिट साइड ये वाली है, तो यहाँ पे हमने 90 का बना दिया। तो ये कह रहा है कि अब बताइए कि जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, ये किस टाइप का है। तो इसे हम कॉन्ग्रुएंट से जब प्रूव करेंगे सर्वांग सम से, तो ये दोनों इक्वल निकलेंगे। और जब दो साइड आमने सामने की ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में समद्विबाहु बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है x = 5 का आलेख एक रेखा। ये याद रखना बच्चों, ये हमेशा इस बात को याद रखना, अगर खाली x की वैल्यू दे रखी है, खाली x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जैसे x = 5 दे रखा है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर y की वैल्यू दे रखी है तो x के पैरेलल होगा, ठीक है। हिंदी में अगर x का मान दे रखा है तो वो y अक्ष के समांतर होगा, ठीक है, और अगर y का मान दे रखा है तो x अक्ष के समांतर होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ, ठीक है। x = 5 है ना, तो आप इस तरीके की नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1, या लिखेंगे 2, या लिखेंगे 3, या लिखेंगे 4, या लिखेंगे 5। आपको पता ना यहाँ से स्टार्ट होती है काउंटिंग। तो x की वैल्यू 5 है। जब x की वैल्यू 5 है तो आप ये वाला पॉइंट डालेंगे तो इसकी लाइन कैसे डालेंगे, ऐसे तो डालेंगे। अब आप ध्यान से देखो, जब आप x के 5 पर लाइन डाल रहे हैं तो किसके पैरेलल आ रही है, y एक्सिस के आ रही है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। समझ में आ गया आपको। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब x की वैल्यू दे रखी होगी तो y की होगी, y की दे रखी होगी तो x की होगी, ठीक है। इसका बी आंसर समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो उसकी भुजाओं का अनुपात इतना है। जब भी साइड्स रेशो में दी होती है तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। हम x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, और जो चीज़ दी है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। इसने पैरामीटर पूछा है तो मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ। आप एक क्वेश्चन पहले नोट कर लो, ठीक है, ताकि जब आंसर मैं आपको कराऊँ तो आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो हमें एक साइड की जो रेशियो है 3, 4 और 5 दे रखी है, एरिया दे रखे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फटाफट देखिए, देखिए जब भी हमें रेशियो में दिया होता है तो हमें रेशियो दे रखे 3:4:5 दे रखी है, ठीक है। ये रेशियो दे रखी है तो इसको अलग करने के लिए हमने a बराबर क्या ले लिया 3x, b बराबर क्या आ गया 4x। जब रेशियो दी होती है तो अलग मानने के लिए कोई वेरिएबल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5x। सबसे पहले हमें s निकालना पड़ता है। s कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 3x + 4x + 5x/2। तो देखो 5 4 9 3 कितने हो गए 12x,
12x का आधा कर देंगे, ये x है, ठीक है, ये x है, तो 12x का आधा कितना होगा 6x, हर जगह x लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 6x आ गया। अब हमारा s कितना निकल गया, 6x निकल गया ना। अब आगे देखिए एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी होता है। एरिया आपको कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 150 दे रखा है, ठीक है। अब s कितना आया था हमारा 6x, उसके बाद 6x में से a घटा देंगे, a कितना है 3x, ठीक है। फिर 6x में से b घटा देंगे, b कितना है हमारा 4x, फिर 6x में से हमने c घटा दे, वो कितना है 5x। तो अब देखिए ये जो रूट है ना, ये जो रूट है याद रख लो बच्चों, ये रूट इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो 150 का स्क्वायर बन गया, ओके। अब आगे देखो, ठीक है, आगे देखो, ये 6x का 6x लिख दिया और 6 में से 3 गए, कितने बचे हमारे, बचे 3x। ऐसे ही यहाँ देखिए 6 में से 4 गए, कितने बचे 2x बचे, ओके। 6 में से 5 गए, कितने बचे 1x बचे, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने रूट को इधर जगह स्क्वायर किया ना, आप नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उधर लेकर जाता हूँ क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, और रूट लगा रहेगा तो इससे क्या होगा, हमारा जल्दी निकल जाएगा आंसर। तो ये लगा दिया, अभी मैंने रूट हटा दी, स्क्वायर हटा दिया यहाँ से, इक्वल टू में 150 ही है। अब देखो आपने रूल पढ़ा था ना, 2 में से 1 बाहर निकलता है, हाँ या ना, 2 में से 1 बाहर निकलता है। तो देखो 6 है तो इसके पहले और टुकड़े कर लो, ठीक है। आप इसके और टुकड़े करोगे तो कैसे आएगा, आप देखिए, देखिए 6, 3, 2 और 1 था, इक्वल टू में 150 था, ठीक है। तो अब इसके टुकड़े करो, 6 का क्या होता है, 3 दूनी 6 होता है, x का x आ गया 3x, 2x और x। अब देखिए इक्वल टू में 150 चल रहा है बच्चों, ठीक है, कितना चल रहा है 150 चल रहा है। अब देखो 3 और 3, एक 3 बाहर आ गया, ठीक है, 2 में से 1 बाहर आ रहा था ना, ऐसे 2 और 2 में से 1 2 बाहर आ गया, और ऐसे ही अब ध्यान से देखिए 2x है यहाँ पर, 1x बाहर आ गया, इसलिए मैंने वापस रूट लगा दिया था क्योंकि इससे आसान हो रहा था। ये भी x है ना, तो 2x में से 1x बाहर आ गया, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6x का स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 6x का स्क्वायर इक्वल टू में कितना 150 है। यहाँ तो समझ में आ गया ना समझ में। अब देखिए 6x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 150 है, तो x का स्क्वायर 150 6 अपॉन में चला जाएगा, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 3 इसे दे देंगे, 6 पंजे 30, 25 हो जाएगा। ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, यहाँ पे रूट बन जाएगा, स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 25 का रूट हो जाएगा, तो x कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। x 5 निकल गया, पर हमसे पूछा क्या है, पैरीमीटर पूछा है, ठीक है। तो हमारा x कितना निकल गया, 5 निकल गया, ठीक है। अब आप 5 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये तीनों हमने x में लिए थे, तो 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। अब इन तीनों को ऐड कर दो क्योंकि पैरामीटर निकल जाएगा, ठीक है। 2 4 5 6 60, तो 60 हमारा डी आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा 60 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए 35 में क्या बोला है, एंगल ई किसके बराबर होगा। देखो ये बहुत ही आसान होता है, ये जो पहले वाला वो पहले वाले के, दूसरे वाला दूसरे वाले के, तीसरे वाला तीसरे वाले के बराबर होता है। तो ई कहाँ है, पहले है तो पहले वाले के बराबर होगा पी के, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आ गया पी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया ना पी कैसे होगा, ओके। अब नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें भुजा बी सी सी और ए बी के मध्य बिंदु ये सब दे रखे हैं। तो ये कह रहा है जो त्रिभुज डी ई एफ है ना, वो किसके सर्वांगसम होगा, इन सब में किसके सर्वांगसम होगा। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक ना ट्रायंगल हमें बनाना है, बना लिया, ए बी और सी ट्रायंगल बनाना है। कह रहा है बी सी पर डी है मध्य बिंदु, ठीक है, और सी ए पर ई है, सी ए पर क्या है ई है, ठीक है, और ए बी पर क्या एफ, ए बी पर क्या एफ। तो
ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये कह रहा है ये जो ट्रायंगल डी एफ बन रहा है ना, ये किसके सराउंड से होगा। देखिए जो ट्रायंगल है ना, ये इसके सभी के सराउंड से होगा, क्योंकि मध्य बिंदु से मिलके बन रहे हैं। ठीक है, इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ करना नहीं है। यहाँ इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, तीनों के क्या होगा, सर्वांग सम होगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 डिग्री है, सॉरी 60 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पैरीमीटर लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, पैरीमीटर। हमसे एरिया पूछ रहा है, वो भी इक्विलेटरल का। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल है तो इसका पैरीमीटर कितना 60 दे रखा है, और 60 मतलब पैरीमीटर मतलब परिमाप, और तीनों साइडों का जो टोटल, अगर ट्रायंगल है तो तीनों साइड, क्वाड्रिलेटरल तो 4 साइड है ना, ये ट्रायंगल है तो तीनों साइडों का टोटल 60 दे रखा है, तो हर साइड कितने की होगी, 20-20 की होगी, तभी तो पैरीमीटर 60 बनेगा। ये कह रहा है अब इसका एरिया निकालिए। देखिए हमने सबसे पहले पैरीमीटर यानी कि परिमाप से पहले साइड निकाल ली। ठीक है, 60 है तो 20-20 आ गया। आप इसको हीरोन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, नहीं तो समबाहु त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है √3/4 साइड की पावर 2। ठीक है, तो √3/4 हिंदी में भुजा बोलते हैं इसे। ठीक है, भुजा की पावर 2। ठीक है, तो √3/4 भुजा कितनी निकाली हमने, 20। 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 लिखी हुई है। 4 पंजे कितना होगा, 20। 20 पंजे कितना होता है, 100, और ये क्या लिखा हुआ √3, तो 100 √3 आ गया। देखो ऊपर के ऊपर गुणा करते हैं, ऐसे है। ठीक है, 4 पंजे 20 हो गया, तो 20 पंजे 100 हो गया, ऊपर का ऊपर लिखते हैं, और नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखो ना लिखो मर्जी, तो 100 √3 आ गया। समझ में आ गई। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, इजी था ना। अब आगे देखिए 38 में कह रहा है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके बराबर भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आधार क्या होगा। देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका हमें एरिया दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ये भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आप और कुछ करेंगे, देखिए क्या करेंगे। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इंग्लिश में यहाँ बोला गया आपको कि आइसोलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और एरिया दे रखा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी एक साइड 5 दे रखी है, तो आपको बेस निकालना है। तो जो चीज़ दी होती है ना डियर स्टूडेंट्स, हम उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल दे रखा है, हमें बोला गया कि इक्वल साइड 5-5 हैं, हमें ये चीज़ इसकी पता नहीं, हमने एक्स मान ली, हाँ या ना, हमने एक्स मान लिया। अब आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले जब भी हमें एरिया निकालना होता तो एस निकालना पड़ता, तो एस कैसे निकालते हैं, तीनों साइड्स का टोटल बटे में 2, है ना। तो 5-5 कितने हो गए, 10 प्लस एक्स बटे में 2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एस निकल गया। क्या निकल गया, एस निकल गया। याद रखना एस हमारा निकला है 10 प्लस एक्स बटे में 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। देखो 10 बटे में 2 अलग कर दिया, और x बटे में 2 अलग कर दिया। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये चीज़ तो आएगी, तो मैंने इसको अलग कर दिया। देखो जब हम अलग करते हैं ना, तो ये जो 2 है ना, इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे, इससे क्या होगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटो। देखो अगर आप यहाँ पे काट देते ना, तो आप 5 प्लस एक्स लिख देते तो गलत हो जाता। हम ऐसे नहीं काट सकते, बीच में प्लस है, तो हमने अलग अलग कर लिया। आप काट सकते हैं, तो 2 पंजे कितना होगा 10, तो 5, और ये तो कटेगा नहीं, तो 5 प्लस एक्स बटे में 2 आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे एक्स कितने निकला है, तो कितने निकला है, 5 प्लस एक्स बटे 2 निकला है। ठीक है, याद रखना 5 प्लस एक्स बटे 2 निकला है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, अब एरिया में कितना दे रखा है, एरिया 12 दे रखा है ना, तो जो चीज़ दी है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप ध्यान से देखेंगे 2-3 बार। जिनको एक बार में आगे अच्छी बात है, लेकिन कई बार हो जाता है, नई चीज़ आती है, टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो हमें एरिया कितना दे रखा है, यहाँ पर हमें एरिया 12 दे रखा है। हमें एस कितना दे रखा है, जो एस है हमारा वो है 5 प्लस एक्स बटे में 2 है, और हर बार एस लिखना है, तो यहाँ पर भी एस कितना है, 5 प्लस एक्स बटे में 2। लेकिन ए कितना है,
ए जो है हमारा 5 है, 5 है ना बराबर वाला, तो हमने सी मान लिया। तो 5 एक्स कितना है, 5 प्लस एक्स बटे में 2, तो यहाँ बी कितना है 5 है। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला है एक्स कितना दे रखा है 5 प्लस एक्स बटे में 2 माइनस सी हमें कितना दे रखा है, सी हमने क्या माना था, एक्स माना था नहीं माना था एक्स। तो ये आगे अब ध्यान देखो, ये 5 है, देखिए इधर ये 5 है ना, तो 5 से 5 कट गया, ये 5 है, 5 से 5 कट गया। ठीक है, तो और हमारा कोई कट रहा है। अब ध्यान देखो, ये आधा है, एक्स बटे 2 आधा हुआ, ये क्या है पूरा है, तो एक में से आधा गया तो आधा बचा ना। अगर नहीं आया समझ तो इसको एलसीएम लेके करके दिखाता हूँ। देखो ये इस तरीके से है, इसका एलसीएम लो, नीचे कुछ नहीं एक मान लो, इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा इसमें करो, यहाँ लिख देंगे 2x, तो 2x में से 1x जाएगा, माइनस एक्स बटे में 2 बचेगा ना। तो आप इतना क्यों करते हो, आप थोड़ी सी कुछ चीज़ शॉर्ट में भी तो समझो ना, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो देखिए खुद सोचो, कॉमन सेंस, ये पूरा एक बक्सा है और ये आधा बक्सा है, तो एक बक्से में से आधा बक्सा गया तो आधा ही तो बचा, लेकिन माइनस ये कम पड़ी है तो माइनस का आधा बचा। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं लिख रहा हूँ इसको आगे। देखिए इक्वल में तो 12 चल रहा है, ठीक है, और पहले वाले ब्रैकेट में तो सेम रहेगा, कोई कटा ही नहीं था, 5 एक्स बटे में 2 उतारा होगा ना, समझ में आएगा। और 5 से 5 कट गया था तो सिर्फ क्या बचा था, एक्स बटे 2, 5 से 5 कट गया तो एक्स बटे 2, और वहाँ पे 5 का 5 आएगा। ठीक है, और एक्स बटे 2 माइनस का बचेगा, तो माइनस का एक्स बटे में 2, ब्रैकेट बंद हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक, आपको क्लियर हो गया। अब ये जो रूट है ना, इधर जाके स्क्वायर कर देंगे। पहले वाले में मैंने नहीं किया था ना, इस वाले में हम क्या करेंगे, रूट वाले को उधर जाके स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो अब देखिए रूट वाला जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए ध्यान से, ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा? ध्यान से देखिए, बन रहा है फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू में क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या गया, 5 प्लस सॉरी, क्योंकि a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और x बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में हो गया। और ये देखो, ये दोनों सेम सेम है ना, देखो ये दोनों सेम सेम है ना, तो x का स्क्वायर हो गया और 2 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। समझ में आ गई? ठीक है, ये जो रूट था जगह स्क्वायर बन गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ इक्वल है ये, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। कितना होता है, 144। और अब ये कितना हो गया, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे में 4 हो गया। ठीक है, एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर 2 का कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर बटे में 4। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको अच्छे से? अब आगे देखिए, आगे क्या करना है। देखिए अब हम ना इसको इजी करने के लिए, जो हमने एक्स स्क्वायर अपन में 4 है ना, उसको हमने वाई मान लिया। क्या मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, तो अब आप जब थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो हमने एक्स स्क्वायर अपन में 4 को क्या मान लिया, वाई मान लिया है। तो इस तरीके से एक यहाँ पे 144 चल रहा था। ठीक है, और जो ब्रैकेट था ना उसमें क्या आ जाएगा, वहाँ 25 और उसकी जगह वाई आ जाएगा और यहाँ पर वाई आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इस वाई की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 25 वाई हो गया, वाई की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, वाई का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके हम फैक्टराइज कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, फैक्टराइज। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2 तरीके होते हैं, तो इसको पहले उठा के हम उधर ले गए। जब हम इसको उठा के उधर ले जाएंगे ना, तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 25y माइनस का हो जाएगा। ठीक है, y का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस का 25y माइनस का हो गया, 144 प्लस का था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये 144 किसका होता है, 12 का होता है ना, तो ये हमने क्या करा, फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, ये 12 का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद है, a का स्क्वायर
2ab बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इसको हम फैक्टराइज से ही करेंगे। किससे करेंगे? फैक्टराइज से। आप देखो कैसे करेंगे। y का स्क्वायर -25y प्लस 144 दे रखा है, तो आपको पता लगाना है 144 में वो दो अमाउंट कौन सी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 144 आए और प्लस करने पर 25 आए। ठीक है, तो 16 में जो होता है वो 144 होता है और गुणा करने पर क्या आता है? 144 आता है और जमा करने पर क्या आता है? 25 आता है। ठीक है, हमने दो ऐसे टुकड़े ले लिए, 16 गुणा में 9 ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसके फैक्टराइज कर देंगे। ये 16y प्लस 9y प्लस 144, फिर हमने क्या करा? ब्रैकेट इसको ओपन करा, तो इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे। इसमें का कॉमन आ गया y, तो y माइनस 16 बचा। ठीक है, और अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही ना फैक्टराइज वाली, तो मैं एक वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, उसमें मैंने अच्छे समझा रखा है। चैप्टर करवाया था ना, सेकंड चैप्टर के टॉपिक है, हालांकि पेपर में नहीं आ रहा आपके, लेकिन ये टॉपिक के लिए मैं एक वो डाल दूंगा, उसमें आप अच्छे से डीपली समझ लेना, क्योंकि मुझे लग रहा होगा कुछ बच्चों को नहीं आ रहा, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर में तो आपने इसका बेसिस सीखा ही नहीं है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, देखो इन दोनों में 9 का टेबल कॉमन ले लिया, तो y और 144 का 16 होता है, तो ये पहले वाले सेम हो गए, ये ब्रैकेट वाले सेम होते तो सही करा है। तो ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, एक बार लिख देंगे, और y माइनस 9 एक बार आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? y माइनस 16 और y माइनस 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से y माइनस 16 उधर जाके इक्वल में 16 बन जाएगा, और 9 उधर जाके इक्वल के जब उधर जाएगा तो इक्वल में 9 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 16, ठीक है, और y इक्वल टू 9, दो आंसर आ गए। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था? x निकालना था ना, क्या निकालना था? x निकालना था, और हमने एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 को y माना था, हाँ या ना? तो एक्स स्क्वायर अपॉन में जो 4 है इक्वल टू में हमने पहले लिख दिया 16, अभी ख़त्म नहीं होता, अब ये 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 16 गुणा में 4 आएगा, अब स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, तो 16 गुणा में 4 का जब रूट करेंगे तो 16 का क्या होता है? 4, 4 का क्या होता है? 2, तो इस तरीके से x 8 निकल गया। क्या निकल गया? 8 आ गया। और क्या हमारा आंसर आया था? एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू में 9 आया था, तो ये 4 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, और फिर 36 का रूट कर देंगे, इसको जाके रूट बन जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे दो आंसर आ गए। ठीक है, और इसने बोला था बेस कौन सा होगा, तो हमारा आंसर जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला तो मैं ऑप्शन में दे भी नहीं रखा। ठीक है, समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? तो x इक्वल टू 6 आ गया। काफ़ी लंबा था ये, होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो 2-3 बार देखना, और वो वाली वीडियो में जरूर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू कह रहे 7 है, तो किसके पहले होगा? अभी हमने करा है ना ऐसा क्वेश्चन कि जब y की वैल्यू दे रखी होती है तो y इक्वल टू 7 तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, इसके बारे में पहले डिटेल में जान चुके हैं, तो मैं सीधा आंसर कर रहा हूँ, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, जब y का मान दिया होता है तो x एक्सिस के समांतर होता है, सी आंसर आ गया इसका। अब देखिए 40 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु की लंबी दूरी क्या होगी। ठीक है, देखिए कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन यूनिट ऑफ पॉइंट -7 टू फ्रॉम y एक्सिस। देखिए हमेशा याद रखना, अगर y एक्स से दूरी होगी तो वो x की वैल्यू लेंगे, अगर x एक्स से दूरी होगी तो वो y की वैल्यू लेंगे। ठीक है, अगर हमें y एक्सिस की निकालनी है तो हम x कोऑर्डिनेट को लेंगे, अगर हमें x की निकालनी है तो y को लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? तो इसका आंसर जो है वो b मानेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कहीं माइनस में होती है, b आंसर आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये -7 लिखा है, आप केवल 7 पे क्यों टिक कर रहे हैं? क्योंकि डिस्टेंस कहीं माइनस में नहीं होती। अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, जब इतना कर रहा हूँ तो ये भी करना फ़र्ज बनता है। ठीक है, देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, तो हमें बोला गया है -7 2, तो आप पहले इसको ड्रॉ करो, कहाँ बनेगा? x का -7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया x का y का 2, तो दोनों कहाँ पॉइंट बनेगा दोनों का? तो इसका यहाँ आ रहा है, इसका यहाँ आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब आपको पता लगाना है कि y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये y एक्सिस है ना, इससे कितनी दूरी पर है ये? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने क्या सीखा?
जब वाई एक्सिस की दूरी बोलेगा तो एक्स वाले पॉइंट को लेना होता है, जब एक्स एक्सिस की बोलेगा तो वाई वाले पॉइंट को लेना पड़ता है, लेकिन दूरी हमेशा प्लस की होती है। अगर आपने -7 पे लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा, इसका बी आंसर है। समझ में आ गई आपको? चलो अब आ जाइए सेक्शन सी पर। ठीक है, सेक्शन सी जो है ये केस स्टडी के बेस पर है, बहुत ही छोटा होता है ये, इसमें आपको 8 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, तो फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? ठीक है, ये आप जो है थोड़ा सा खुद पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ ही देता हूँ। चलो, कक्षा 9 की एक कक्षा में वास्तविक संख्याओं पर आधारित एक गतिविधि एक्टिविटी करवाई गई है। एक कार्ड बच्चे ने उठाया, फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा, फिर बच्चा उसका सही आंसर देगा। ठीक है, इंग्लिश में भी ये कि स्टूडेंट को बोला गया कार्ड उठाओ और बताओ उसका आंसर। अब एक कार्ड उठाया गया 41 में, √10 है। अब टीचर पूछ रहा है बच्चों ये बताओ √10 क्या है। जो √10 है ना वो क्या है, पहले हिंदी में देखो। √10 क्या है? एक प्राकृत संख्या है, अपरिमेय या परिमेय, ये कोई भी नहीं है। इंग्लिश में सुनो कि वो नेचुरल नंबर है, इरेशनल है, रेशनल है, ये कोई भी नहीं है। देखिए, अगर कोई चीज़ रूट में है और वो बाहर नहीं निकल रही तो उसे हम इरेशनल कहते हैं, उसे हम अपरिमेय कहते हैं। बी आंसर होगा इसका। समझ में आ गया आपको? 41 का आंसर क्या आ गया? इरेशनल, यानी कि बी। अब अगला ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? कौन सा नॉट इरेशनल नंबर है? मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। नॉट इरेशनल मतलब रेशनल। पूछ रहा है कौन सा रेशनल है, उल्टा कर ला करो समझने के लिए। हिंदी में बोल रहा है कौन सी अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय कौन सी है। अब जो रूट से बाहर निकल जाएगा, जो रूट में बिल्कुल भी नहीं होगा ना, उसे हम परिमेय कहेंगे। देखो, ये तो बाहर निकल नहीं सकता बिल्कुल भी, तो ये तो है ही नहीं आंसर। √23 भी नहीं निकल सकता, ये भी आंसर नहीं है। 120 भी नहीं निकल सकता, ये भी आंसर नहीं है। लेकिन 36 निकल सकता है। 4 + 5 कोई सा अन्य मल्टीप्लाई लगाते हैं यहाँ पर। 36 का 6 होता है, तो पहले बोर्ड मास के रूल में पहले मल्टीप्लाई की जाती है, फिर ऐड। तो इस तरीके से 34 आ रहा है और ये बिल्कुल भी रूट में नहीं है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा? डी हो गया। बहुत आसान था ना? ठीक है, जानबूझ के क्वेश्चन को घुमा के बोलते हैं नॉट इरेशनल। सीधा भी बोल सकता था ना रेशनल, ठीक है, सीधा भी बोल सकता था ना परिमेय, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब आ जाइए 43। 43 भी बहुत छोटा है। ये कह रहा है 1/√3 क्या है, और मैंने क्या बताया आपको, जो भी रूट में होते हैं वो इरेशनल होते हैं, हिंदी में अपरिमेय होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? इरेशनल आ गया। तो मज़ा आ गया ना बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब ये कह रहा है पी की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहा है, मतलब जो रुके ना। और पता है कोई चीज़ कब रुकती है? जब डिनोमिनेटर में 2 या 5 लिखा हो। ठीक है, यानी कि 2 या 5 के अलावा कोई और लिखा है, वही होगा नॉन टर्मिनेटिंग, हिंदी में अनवसानी। आपको को सर यहाँ पे 3 भी तो लिखा है, देखो ये पावर में है, हमें बेस में याद रखना है। बेस में 2 या 5 होना चाहिए, या इन दोनों की मल्टीप्लाई वाला कोई भी नंबर होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग होता है, तभी वो ठीक है वसानी होता है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर है जो 2, 5 या 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने वाला नंबर नहीं है। तो 5, 10 और 2 ये तीनों दे रखे, तो 7 दे रखा, तो 7 आंसर होगा, क्योंकि अगर यहाँ 7 आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया तो एक बार दोबारा सुन लेना मैंने क्या बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो भी नीचे, ऊपर को नहीं देखा जाता, सिर्फ नीचे को देखा जाता है। नीचे 2 या 5, ठीक है, बेस होने चाहिए, इसके ऊपर पावर कोई भी लगा दो, ये तब होंगे तभी वो वसानी होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे। लेकिन यहाँ बोल रहा है अनवसानी, नॉन टर्मिनेटिंग, तो 2, 5 के अलावा कोई नंबर होना चाहिए बेस पर। बेस मतलब आधार पर 7 होगा पी की जगह, तभी वो नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 7 आ गया। अब नेक्स्ट तो बहुत ही इजी है। देखिए इसका बेस सेम है, तो पावर क्या होगी? जुड़ जाएगी, है ना? तो देखो 256 और 256, तो ये कितना बेस है? 0.16 और 0.09, तो कितना हो गया? 0.25 हो गया, तो 0.25 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हमारा 256 के ऊपर 0.25 आ गया। क्या आ गया? 0.25। अब 256 किसका होता है? आपको 256 का आता है ना प्राइम फैक्टर करना, अब भाज्य गुणन करना, तो 6 के पहाड़े में कितने नंबर पे आएगा? जैसे 6 जी 36, 36 का 216, ठीक है,
किसके नंबर पर आएगा, ठीक है। तो आप ये चेक करो, ये 4 में आएगा, तो इसको एक बार कर लेते हैं, ठीक है। 6 का ये 4 का पता लग जाएगा, 256, ठीक है। तो हम 4 से करते हैं, 4 6 24, 4 6 16, तो 4 से जा रहा है ये, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 6 24, 4 6 16, 4 एकम 4, यानी कि 4 की पावर 4 है। तो 4 की पावर 4 है और मल्टीप्लाई में कितना निकाला था हमने, दोनों को ऐड करने पर 0.25, तो 25 चौका कितना हो गया, 100 हो गया। और 100 हो गया तो 2 के पॉइंट है, पॉइंट लगाते, तो 4 के ऊपर 1 पावर है, तो यानी कि 4 आंसर हुआ, तो इसका आंसर 4 आ गया। समझ में आ गया। देखो दोबारा सुन लो, पहले बेस सेम होते तो पावर ऐड हो गई, ठीक है। तो 256 के ऊपर कितना आ गया था, 0.25 आ गया था। फिर हमने 256 के प्राइम फैक्टर करे, तो 4 के ऊपर कितनी पावर आई, 4 पावर आई, और 0.25 से मल्टीप्लाई किया और हमारा 1 आया, तो इसलिए 4 आंसर आ गया, ठीक है। इसका ए आंसर होगा। समझ में आ गया। उसके नेक्स्ट देखिए केस स्टडी है। ये कह रहे दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण देखभाल बोर्ड द्वारा एक विशेष आयु वर्ग में स्वस्थ लोगों की संख्या के संबंध में एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया। एक विशेष क्षेत्र के लिए विभिन्न आयु समूह जैसे 10 से 20, 20 से 30 से 40 और इस तरह के लिए एकत्र किए गए डेटा को दंड आलेख के रूप में दिया गया। तो आंकड़ों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके उत्तर दीजिए, ठीक है। अभी आपको देखो इंग्लिश में भी वही चीज़ है कि यहाँ पर ना हमें एक हेल्थ के सर्वे किया गया है और हमें डाटा दे रखा है एज ग्रुप का और अलग अलग लोगों का हेल्थ सर्वे किया गया है और यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं। तो यह बोला कि इसको देख करना हम इसका आंसर देने हैं और ये बता रहा है कि ये 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, इस तरीके से सारा लिखा हुआ कि 0 से 10 की एज वाले कितने पीपल हैं जिनका हेल्थ चेकअप किया गया है, ठीक है, ये बता रहे हैं। समझ में आ गया। अब पहला क्वेश्चन देखिए 46 में क्या पूछ रहा है। ये कह रहे सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या का सबसे अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखिए सबसे कम आयु वर्ग के लोग, सबसे कम मतलब 0 से 10 या एज दे रखी है, तो ये कितने लोग हैं, 1600 हैं। कितने हैं, 1600। और उसके बाद सबसे ज़्यादा उम्र वाले, सबसे ज़्यादा उम्र वाले इनके 60-70, और ये कितने हैं, 500। तो देखिए सबसे कम पहले बोला है ना, सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या का सबसे अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ पीपल ऑफ द यंगेस्ट एज ग्रुप ओवर द ओल्डेस्ट ग्रुप। तो जो यहाँ पर पहले लिखा हम उसे ऊपर लिखेंगे। तो यंगेस्ट का कितना दे रखा था हमें, यंगेस्ट का हमें दे रखा है 1600, ठीक है। और जो ओल्ड पीपल है उनका कितना 500, परसेंटेज निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। यंग का ऊपर ओल्ड का नीचे मल्टीप्लाई में 100 निकालेंगे परसेंटेज के लिए। 2 0 से 2 0 कट गई, उसे काटो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 0 10, 320 आ गया। तो इसका बी आंसर आ गया। समझ में आ गई। इसका कितना आ गया, 320 परसेंटेज आ गया। अब ये कह रहे 0 से लेकर 70 वर्ष की आयु के कुल कितने स्वस्थ लोग हैं, ठीक है। ये कह रहे कुल कितने हेल्थ चेकअप किए ना, कितने लोग हेल्थी हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द हेल्थी पीपल फ्रॉम 0 to 70। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो इसका कितना आ जाएगा आंसर, 8100 आएगा, डी आंसर आएगा, ठीक है। आप एक बार चेक भी कर लेना। नेक्स्ट है 48। ये कह रहा है कि 2 लगातार आयु वर्गों में लोगों की संख्या का अंतर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है वो कौन से 2 कंसेक्यूटिव एज ग्रुप हैं जिनमें मैक्सिमम डिफरेंस है। कंसेक्यूटिव का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, जैसे ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। तो ये कह रहे हैं 2 कंसेक्यूटिव एज ग्रुप कौन से हैं जिनका डिफरेंस जा रहा है। देखो इसमें ज़्यादा लग रहा है, नहीं लग रहा, लग रहा है, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो कंसेक्यूटिव में लगातार, तो इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा लग रहा है, 500 का है या नहीं, इनमें 500 का डिफरेंस, ठीक है। तो आपको बोला कौन सा वो एज ग्रुप है जिसका जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कौन सा आंसर बताएंगे, कौन सा है वो, 50 से 60 और 60 से 70। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। 48 का क्या आ गया, ए आ गया। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है 49। यानी कि पेपर बहुत इजी आने वाला है, आप प्रैक्टिस पेपर कर लो, एमसीक्यू थोड़े बहुत कर लो, आप आराम से सारा कर लेंगे, ठीक है ना। और जितने भी असेसमेंट है ना वो जरूर कर लेना, जितने भी एमसीक्यू वाले हैं, सुन रहे हो, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और जो भी वर्कशीट आपकी आ रही है ना ऑप्शन वाली, वो जरूर कर लेना। ये कह 10 से भी 50 से 60 आयु वर्ग में
स्वस्थ लोगों की कुल संख्या कितनी है, बस ये बोल रहे हैं इन दोनों में टोटल बताओ कितनी है। ठीक है, तो आप फटाफट 10 से 20 और 50-60 को ऐड कर लीजिए। तो 10 से 20 में कितने हैं 1400, और 50 से जो 60 है, ठीक है, उनमें कितनी है आपकी 1000, तो कितना हो गया 2400 हो गया। तो बच्चों इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए। एक दो क्वेश्चन टफ आएंगे, आपको ऑप्शन दे रहे कि क्वेश्चन छोड़ने भी हैं, है ना। बाकी आप फिर भी अच्छे से तैयारी करना। कितने आयु समूह में 1100 से ज़्यादा लोग हैं, बताओ कितने में 1100 से ज़्यादा है, कितना आसान है। 1100 से ज़्यादा किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कितने लोग हो गए ये, कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर चौथा आ गया। और पूरी की पूरी वर्कशीट, सॉरी पूरी की पूरी जो मैंने प्रैक्टिस पेपर आपको करवा दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और आप चैनल को अगर न्यू है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ही के ऊपर है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। अब मैं साइंस की लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, एसएसटी का ऑलरेडी बना दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।